हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई सरल फिजिक्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखते हैं पावर डिलीवर्ड थ्रू अ डिवाइस। कोई सा भी डिवाइस हमने ले लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है ना। तो जो पावर इसके थ्रू डिलीवर हो रही है या ये कंज्यूम कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, दैट इज VI। ये हर डिवाइस के लिए वैलिड होता है। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो पावर डिलीवर्ड विल बी V इंटू I। चलिए अब सबसे पहले डिवाइस जो लेते हैं वो बैटरी ले लेते हैं। तो यार बैटरी डिस्चार्जिंग का केस लेते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मतलब करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये पावर डिलीवर कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है, खुद डिस्चार्ज हो रही है तो सामने वाले को पावर दे रही है, मतलब पावर डिलीवर कर रही है। तो इसमें पावर जो है पॉजिटिव आएगी, E इंटू आई। ई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसके अक्रॉस I करंट जा रहा है तो E इंटू आई। अब बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो अगर मैं पावर डिलीवर्ड पूछूं, अब बताओ मैं खुद चार्ज हो रहा हूं, मैं बैटरी मान लो मैं खुद चार्ज हो रहा हूं तो मैं पावर डिलीवर्ड तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो पावर दे रहा हूं। तो पावर डिलीवर्ड नेगेटिव होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो पावर सप्लाइड टू दी बैटरी पॉजिटिव होगी लेकिन पावर डिलीवर्ड बाय दी बैटरी वो नेगेटिव होगी। तो देखो इसमें इधर करंट जा रहा है, चार्जिंग हो रही है बैटरी की, तो पावर डिलीवर्ड विल बी माइनस EI, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज माइनस EI। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं रेजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम करता है। R रेजिस्टर है, I करंट फ्लो कर रहा है, V वोल्टेज ड्रॉप है इसके अक्रॉस में, V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, ठीक है ना। तो V इक्वल टू IR, ठीक है। पावर लॉस इक्वल टू VI, इसमें भी VI लगता है तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर R, V को डाल देंगे IR, I स्क्वायर R या फिर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, ठीक है, समझ गए। अब कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यार देखो अगर करंट सेम है ना, करंट सेम है तो रेजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन रख रखा है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, करंट कम हो जाएगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है यार क्या चीज सेम रख रखी है। I सेम रख रखा है तो भाई R बढ़ाने पे पावर लॉस बढ़ेगी, और अगर V सेम रख रखा है तो R बढ़ाने पर पावर लॉस घटेगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो भाई ठीक है, हीट लॉस बाय रेजिस्टर इन टाइम टी। पावर लॉस है, हीट लॉस निकालनी है तो हीट लॉस कितनी होती है I स्क्वायर R इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। तो ये जो हीट कितनी लॉस करेगा टाइम टी में, दैट विल बी I स्क्वायर R टी, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, रिवाइज्ड, वेरी गुड। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम कि यार मैक्सिमम पावर जो है कब ट्रांसमिट होती है। तो मान लो एक ये बैटरी है, एक ये रियल बैटरी है, ठीक है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और ये लोड रेजिस्टेंस है, इसको हम वेरी कर सकते हैं। तो यार ये जो लोड रेजिस्टेंस जो वेरी हो जाता है ना, ये तो किस रेजिस्टेंस पे ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है। यार रेजिस्टेंस बदलते जाएंगे तो बैटरी कुछ करंट भेजेगी, कुछ पावर का बंटवारा होगा इसमें और इसमें, करंट भी वेरी होता जाएगा। तो यार कब इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर ये कंज्यूम करेगा, तो पता है कब करता है मैक्सिमम पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम बाय लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। जब ये इसके बराबर हो जाता है, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाता है ना, तब बेसिकली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाते हैं तब जाकर इसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होती है, जब ये इसके बराबर हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं रेटेड पावर के फॉर्मूले। रेटेड पावर क्या होती है, रेटेड पावर भाई जैसे यार ये बल्ब है, अपन बल्ब के ऊपर देखेंगे ना तो लिखा होगा 100 वॉट 220 वोल्ट। ये इस बल्ब के ऊपर डिपेंडिंग ऑन कितने वॉट का बल्ब है, 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाएंगे ना, ऑन अप्लाइंग 220 वोल्ट इट विल कंज्यूम 100 वॉट पावर। 100 वॉट पावर, वाट नहीं, वॉट पावर, 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा ये 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद, ठीक है, समझ गए। इससे इसका रेजिस्टेंस वगैरह भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं इससे इसका रेजिस्टेंस। मान लो ये जो है ये अंदर ये तार ये लगा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है V स्क्वायर बाई P, यार P होता है ना V स्क्वायर बाई R, तो इसमें रख लेंगे 220 इंटू 220 बाई 100 तो कितना आ जाएगा 484 ओम का रेजिस्टेंस है इस बल्ब का। तो इस रेटिंग से जो है ना हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एमीटर।
यार एमीटर किस काम आता है हमको पता है, करंट मेजर करने में काम आता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में काम आता है, ठीक है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू दी ब्रांच इन विच करंट इज टू बी मेजर्ड। एमीटर को अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस ब्रांच में जिसमें से करंट मेजर करना होता है, ठीक है। ये आर रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट मेजर करना है हमको। ये मान लो करंट, ये आई करंट जा रहा है, तो ये आई करंट मेजर कर लेगा ये एमीटर, इसके थ्रू भी आई करंट जा रहा है, ठीक है। आई करंट चला गया। चलिए, आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस। जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। ये कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, एमसीक्यूज आते हैं ना उसमें, कि आइडियल एमीटर जीरो रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस होता है, जीरो का होता है, ठीक है ना। एज दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, देयरफॉर एमीटर शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंस। यार प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस होना तो पॉसिबल नहीं है, तो एमीटर का कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि कम से कम एरर हो। यार मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, और ये मान लो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। हमें मेजर करना है यार कितना करंट इस 3 ओम से जा रहा है। तो यार 12 डिवाइड बाय 3, 4 एम्पियर का करंट जाएगा। तो हम चाहते हैं यार ये एमीटर 4 एम्पियर मेजर करे, खुद का रेजिस्टेंस 0 ओम है। देखो साथ साथ में इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो इस एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हुआ, मान लो इसका खुद का रेजिस्टेंस हुआ, सपोज करो 1 ओम, इसका खुद का रेजिस्टेंस हुआ 1 ओम, तो यार जो करंट 4 एम्पियर का आना चाहिए था ना, हमें तो इस 3 ओम में मेजर करना है करंट। एमीटर तो एक मेजरिंग डिवाइस है यार, एमीटर तो एक मेजरिंग डिवाइस है ना, तो इसके चक्कर में एरर तो नहीं आना चाहिए। पर ये प्रैक्टिकली तो जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। मान लो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो अब ये कितना करंट मेजर हो जाएगा, 3 + 1, इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, तो ये दोनों सीरीज में 4 ओम, 12 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 3 एम्पियर। तो देखो इसने 1 एम्पियर की मिस्टेक ला दी, यहाँ पर 1 एम्पियर की मिस्टेक ला दी, ठीक है। ऐसे करते हैं सवाल, जब तक गिवन नहीं हो क्वेश्चन में आइडियल मानते हैं, लेकिन उसने बोल दिया कि रियल एमीटर या रेजिस्टेंस दे दिया, तो फिर उसका रेजिस्टेंस भी अकाउंट में लेना पड़ता है, सीरीज में लगाते हैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया, अब रिवाइज करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द ब्रांच इन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिस ब्रांच में करंट नहीं पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, उसके पैरेलल इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। मानो ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया, सपोज करो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखो क्या होगा, या एक काम करते हैं, इसको अपन ले लेते हैं, मान लो 120 वोल्ट की बैटरी है, और ये हो गया अपना 30 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो इनफाइनाइट और 30 जब पैरेलल में होंगे तो 30 आएगा उसका इक्विवेलेंट। तो देखो 30 ओम के अक्रॉस करंट चल जाएगा 4 एम्पियर, और यहाँ पर ये 120 वोल्ट मेजर कर लेगा। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रियल वोल्ट मीटर का वेरी लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना बेटर, ताकि ये कम एरर इंट्रोड्यूस करेगा। ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना बेटर वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए रियल वोल्ट मीटर का। अब यार अगर इसका मान लो कुछ रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन हो, तो हम वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लेंगे। मान लो 60 ओम गिवन है, तो बस अब 60 ओम के अक्रॉस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा वो इसकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग भी गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन जब आपको गिवन हो, ठीक है। चलिए भाई, अब ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं अपन फटाफट से। फाइंड रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर 1, 2 एंड एमीटर। ये वोल्ट मीटर 1, ये वोल्ट मीटर 2 एंड एमीटर। कुछ गिवन नहीं है, मतलब आइडियल मानेंगे, मतलब ये जीरो रेजिस्टेंस, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो यार देखो ये 12 वोल्ट है, 2 एंड 2 का हो गया 1, 2 एंड 2 मिला के हो गया 1 ओम, और ये 3 ओम उसके साथ में फिर सीरीज में हो गया। 3 एंड 1 का कितना हुआ, 4 ओम हो गया। तो टोटल मिला के 4 ओम। 4 ओम में से करंट कितना जाएगा, 12 डिवाइड बाय 4, 3 एम्पियर का करंट जाएगा। तो भैया यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 एम्पियर का करंट आ गया, इधर से भी 3 एम्पियर का करंट जाएगा। ये तो आइडियल वोल्ट मीटर है, तो 3 3 9 वोल्ट, 9 वोल्ट वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग हो जाएगी 9 वोल्ट, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग तो हो गई 9 वोल्ट। चलो अभी 3 एम्पियर 2 में बराबर बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, 1.5 1.5। अभी 1.5 इंटू 2 3 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग हो जाएगी 3 वोल्ट। और ये एमीटर कितना नापेगा, 1.5 एम्पियर, तो एमीटर की रीडिंग हो जाएगी 1.5 एम्पियर। अब देखो ये तो सारे आइडियल वोल्ट मीटर और एमीटर थे। मान लो ये वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता,
मान लो इसका रेजिस्टेंस कुछ होता, कुछ भी होता, मान लो रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 60 ओम ही होता, तो यार आप देखो यहाँ रेजिस्टेंस चेंज कर देता सर्किट का, ये 3 और 60 पैरेलल में मिलकर 3 से थोड़ा सा कम देते, तो फिर करंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, तो थोड़े से चेंजेस आ जाते रीडिंग में। तो जब आइडियल वोल्ट मीटर हट के रियल वोल्ट मीटर ऐसी चीज़ें आ जाती ना, तो देखो ये इस तरह से एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए सर रिवाइज्ड, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब देखो देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। यार गैल्वेनोमीटर में अंदर एक कॉइल लगी होती है रेजिस्टेंस, और यहाँ एक सुई लगी होती है, एक नीडल लगी होती है जो डिफ्लेक्ट कर रही होती है। यहाँ से मान लो जैसे ये 10 मिली एम्पियर इसकी रेंज है, 0 से 10 मिली एम्पियर, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये, 0 से 10 मिली एम्पियर का करंट नाप रहा है मान लो ये, ठीक है ना। तो जब 10 एम्पियर इसमें से जाएगा ना, सॉरी 10 मिली एम्पियर जब जाएगा, तो ये जो सुई है ये यहाँ पॉइंट करेगी, ये सुई यहाँ पॉइंट करेगी। 3 मिली एम्पियर का जाएगा तो यहाँ पॉइंट करेगी, ठीक है ना। ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होती के बता देती है। तो इसकी रेंज है 0 से 10 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। कोई बोले इस गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर है, मतलब जब ये सुई पूरी डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये 10 मिली एम्पियर नापेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गैल्वेनोमीटर समझ में आया। इसके अंदर पता है एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक कॉइल होती है इसके अंदर, एक कॉइल होती है बेसिकली इसके अंदर, जिसका रेजिस्टेंस हम बोलेंगे आर कॉइल, आर सी मतलब आर ऑफ कॉइल, और इसमें से करंट हम बोलते हैं आई सी, आई इन दी कॉइल। तो आई कॉइल 0 से 10 मिली एम्पियर तक इसमें मेजर करा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है। आप ई सरल की ऐप डाउनलोड करके ना इसका पूरा लेक्चर देख लेना, मजा आ जाएगा। इतना मजेदार तरीके से पढ़ाया है ना पूरा का पूरा, तो ये एकदम फील आ जाएगी, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे ये गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर कैसे बनता है। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो तो देखो ये हमने एक कॉइल ले ली, पहले तो कॉइल मतलब यहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब उससे एमीटर कैसे बनाते हैं सर, देखो ये इसको एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं आई, इसको एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम आर सी, ये कॉइल है, ठीक है ना। ये तो एक मेजर करने के लिए यहाँ पर एक डंडिया बना रखे यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब देखो एमीटर कैसे बनता है, एमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर शंट, आर एस जिसको बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या होता है, तो टोटल जो करंट आई जाता है ना, और ये पूरा एमीटर का डब्बा बन जाता है, ये पूरा एमीटर का डब्बा हो गया है। तो जब आई करंट जाता है ना, तो देखो जब आई करंट जाता है तो वो दोनों ब्रांचेस में बट जाता है। कॉइल में तो मान लेते हैं आई सी, और इसमें गया आई माइनस आई सी, और यहाँ पर मेजर तो यहाँ पर जो सुई रहती है वो उसके हिसाब से करती है, और हम यहाँ पर जो नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पर जो नेमिंग कर देते हैं वो आई मैक्सिमम के हिसाब से कर देते हैं, कैपिटल आई मैक्सिमम के हिसाब से। तो देखो अगर इसमें हम इक्वेशन लगाएं, ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, तो देखो आई सी आर सी इक्वल टू आई माइनस आई सी इंटू आर एस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आई इक्वल टू आई सी आर सी प्लस आर एस अपॉन आर एस, ठीक है। इससे हम मेजर करके बता सकते हैं कि यार कितना मैक्सिमम रेंज का ये एमीटर बनेगा, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मान लो हमको ये 10 मिली एम्पियर की तो कॉइल थी, मान लो हमको ये 1 एम्पियर का बनाना है, 1 एम्पियर का एमीटर बनाना है। तो यार जब यहाँ पर मैक्सिमम 1 एम्पियर जाएगा ना, मान लो यहाँ पर ये 1 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू का बनाना है, तो पता है 10 मिली एम्पियर इधर भेजना पड़ेगा, और 1 माइनस मतलब 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 1000, तो 1000 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 999 मिली एम्पियर इस शंट में से भेजना पड़ेगा। तो शंट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें रख देना 999 इंटू आर शंट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर इंटू आर सी, जो भी इस कॉइल के रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, मान लो गिवन है 1 ओम गिवन है, तो आर शंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये, ठीक है। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। ऐसे बनता है एमीटर, शंट को पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जरा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। एमीटर में तो क्या हुआ था, पैरेलल में लगाया था, एमीटर में क्या हुआ था, पैरेलल में लगाया था एक रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि भाई ये अपनी कॉइल हो गई, ये आर कॉइल रेजिस्टेंस की कॉइल हो गई। वोल्ट मीटर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं, और ये पूरा वोल्ट मीटर का डब्बा हो जाता है, ये पूरा वोल्ट मीटर का डब्बा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। यार देखो वोल्ट मीटर में सीरीज में क्यों लगाते हैं,
क्योंकि हमें एक तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है वोल्टमीटर का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना बेटर। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें से तो आई कॉइल जाएगा, इसमें से भी फिर आई कॉइल जाएगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर हो जाएगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर हो जाएगी। तो V इज इक्वल टू आई कॉइल इंटू R प्लस RC। अच्छा, मैक्सिमम कितना नाप सकता है, यहां पर हम V मैक्सिमम की रीडिंग चिपका देते हैं। यहां पर मैक्सिमम कितना नाप सकता है, V मैक्सिमम कब होगा, जब ये I मैक्सिमम होगा, I मैक्सिमम इंटू R प्लस RC। बस, तो देख लो कितने का वोल्टमीटर बनाना है, उसके हिसाब से ये R की वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पर। समझ गए सर? रिवाइज्ड बिल्कुल समझ में आ गया। सीरीज में लगाते हैं वोल्टमीटर बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज करा जाता है। यार इस एक टॉपिक पर है ना, इस एक टॉपिक पर कई बार सवाल आ चुका है, कई बार सवाल आ चुका है इसके ऊपर में, तो बहुत ध्यान से देखें कि हम जो है, और ये आपके 12th बोर्ड्स में जो है ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, कैसे जो है आप ओम लॉ वेरीफाई करोगे, ओम्स लॉ वेरीफाई करोगे। तो देखो एक रेजिस्टेंस लेते हैं R, ठीक है ना, वोल्टमीटर उसके पैरेलल में, एमीटर इधर लगाया, एक यहाँ पर रियोस्टेट ले लेते हैं जिससे कि इस रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे, इस बैटरी से, बैटरी ये और ये मिलकर रेजिस्टेंस कुछ अलग देते जाएंगे, करंट अलग होता जाएगा, रीडिंग मेजर करते जाएंगे। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं V वर्सेस I का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है, ओमिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, V इक्वल टू IR। तो बताओ इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, R आ जाएगी इसकी स्लोप। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज करते हैं, R के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा लेते हैं और इधर एक सीरीज में एमीटर लगा देते हैं। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन लेक्चर है ये, इसको आप, मेरी रिकमेंडेशन है आप 2 बार देख लें इसको। वोल्टमीटर, एमीटर, किसमें किधर रेजिस्टेंस लगता है, कैसे लगता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल का 0, आइडियल वोल्टमीटर का क्या, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर कैसे लगता है, पैरेलल में, एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मीटर ब्रिज। यार ये मीटर ब्रिज है ना, कुछ इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, ये कॉपर की ऐसी प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर एक तार बंधा होता है, यहाँ पर एक मीटर स्केल रखा होता है 1 मीटर का, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है R, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता लगानी है वो होता है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये मीटर ब्रिज किस काम आता है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने में, पता करने में काम आता है। एक्स की वैल्यू पता करनी है हमको, वो मीटर ब्रिज की मदद से करते हैं। ठीक है, अगर हम नेमिंग कर दें, इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें, और ये जो पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है इसको D बोल दें, तो देखिए इसको अगर रीड्रॉ करें ना सर्किट को, तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिख जाएगा। AB के बीच में X रेजिस्टेंस, BC के बीच में R, C और D के बीच में ये R2 रेजिस्टेंस। अब देखिए तार है, ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, तार है तो R है, ये R वाला तार है। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1 इस वाले तार का, और इस वाले तार का जो रेजिस्टेंस हो गया इस वाले पार्ट का वो हो गया R2। ये जॉकी कनेक्टेड है इससे, इसको स्लाइडर भी बोलते हैं, स्लाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, यार इसकी लेंथ है मान लो इस तार की L1, ये 100 सेंटीमीटर का तार है, 1 मीटर का तार है 100 सेंटीमीटर का, तो इसकी लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L1, इसको हम L2 बोल लेते हैं भाई, चलो L2 बोल लेते हैं इसको अपन। ठीक है ना, तो देखो X निकालना है, नल पॉइंट जहां पर मिल जाता है वहां पर इसको रोक लेते हैं। नल पॉइंट मिला मतलब वीडस्टोन ब्रिज बन रहा है, देखो ये वीडस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, नल पॉइंट मिल गया मतलब यहाँ से करंट नहीं आ रहा, तो वीडस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, मतलब x बाई R1 इज इक्वल टू R बाई R2। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 को उधर ले जाते हैं, R1 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा R1 और ये बच गया R इधर ही। ठीक है ना, तो R1 बाई R2 इंटू R, R1 तो R1 बाई R2 सेम मटीरियल के बने हुए हैं, तो रो L बाई A, रेजिस्टिविटी और एरिया तो दोनों का सेम है, जो रेशो हो जाएगा वो लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 इंटू R। ये R तो नोन है, L1 और L2 दोनों पता है क्योंकि हम ये मीटर स्केल लगा हुआ नाप लेंगे, X की वैल्यू आ जाएगी, अननोन रेजिस्टेंस इससे निकालते हैं। समझ गए मीटर ब्रिज से कैसे काम करते हैं हम, ये स्लाइडर को स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, देखते हैं नल डिफ्लेक्शन कहां पर आता है, और उससे फिर कैलकुलेट कर लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कई बार क्या होता है यहाँ पर ना एंड करेक्शन भी आते हैं, कई बार यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है ना, मान लीजिए ये सपोज कीजिए ये मान लीजिए ये 60 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एंड करेक्शन आया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर जो एंड करेक्शन आया मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर का आया, ठीक है ना। तो देखिए इफेक्टिवली जो एक्स की वैल्यू जाएगी वो r इंटू L1, अब वो 60/40 नहीं लिखेंगे हम, उसको 60 + 2 एंड 40 + 1 ऐसे करके लगेंगे, तो ये हो जाएगी r इंटू 62/41, ठीक है ना। तो बस ये r की वैल्यू पता होगी तो ये निकाल लेंगे। एंड करेक्शन ऐसे अकाउंट में लिया जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने लग गए अभी, तो इसलिए इसको हमने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज और आती है यार, कहां पर नापे, मतलब ये लेंथ कितनी हो कि एरर मिनिमाइज हो, एरर मिनिमाइज हो जाए, ये इनका इफेक्ट एरर का मिनिमम हो जाए। तो पता है कब आता है, जब नल डिफ्लेक्शन बीच में आता है, मतलब इधर 50 और इधर 50, जब बीच में, जितना नजदीक बीच के आता है ना नल डिफ्लेक्शन, उतना कम एरर का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मिडवे पे कोशिश करते हैं कि मिडवे पे लाए नल पॉइंट को, ठीक है ना, इस आर को वैसे एडजस्ट करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मीटर ब्रिज रिवाइज्ड। अब रिवाइज करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो मीटर ब्रिज किस फंडे पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है मीटर ब्रिज, ठीक है ना। अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर। तो यार ये प्राइमरी बैटरी, ये रियोस्टेट, ठीक है ना, और ये तार यहाँ पर, और ये एक दूसरा सर्किट, ये दूसरा सर्किट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जो कि यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके स्लाइड करते जाते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर होता है। इस रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करके यहाँ पर पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। मान लो ये पूरे तार की लेंथ है L0, इस पूरे तार की लेंथ है L0, और मान लो इस तार में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V0 का, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम कहते हैं ना पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, दैट इज V0/L0। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है पोटेंशियोमीटर में, V0/L0, इस तार के पर लेंथ में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, इसके एप्लीकेशन देखते हैं अभी अपन जरा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आए थे और वैसे भी हमारे सामने आए थे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी। ईएमएफ ऑफ दी बैटरी निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इस बैटरी की ईएमएफ हमको निकालनी है, तो क्या करते हैं, ये यहाँ पर ऐसा सेट करते हैं कि नल पॉइंट आ जाए, ये नल पॉइंट आ जाए, मतलब कोई करंट नहीं आए। इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करके स्लाइड करते 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 यहाँ लाए, मालूम पड़ा नल पॉइंट आ गया, रोक लिया। तो कैसे करते हैं, मान लो ये लेंथ है L1, ठीक है ना, ये पूरी लेंथ है L0, हमको पता है, और इस पूरे तार में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है मान लो V0। तो हमको पता है कि जब नल पॉइंट तब आएगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और ये E बराबर हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस और E बराबर हो जाएगा तो ये दोनों एक तरह से, ये तार भी एक बैटरी की तरह से काम कर रहा है, तो ये और ये जब बराबर हो जाएंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं होएगा। तो व्हेन E इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है V0/L0, यार L0 में V0 का ड्रॉप हो रहा है, तो L1 लेंथ में कितने का ड्रॉप होएगा, इंटू L1, इतना EMF हो जाएगा इस बैटरी का। ऐसे पता कर सकते हैं, जब यहाँ नल पॉइंट आ गया मतलब E की वैल्यू V0/L0 इंटू L1 है, ठीक है। आप इसका पूरा लेक्चर भी जरूर से देख ले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई सरल ऐप को डाउनलोड करके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इन दोनों के लेक्चर्स पूरे आप जरूर से देख ले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो V0/L0 इंटू L1, बहुत अच्छी बात। अब दो बैटरीज का ईएमएफ भी कंपेयर कर सकते हैं यार, दो बैटरीज ले ली अभी E1 और E2 और दो की ले ली यहाँ पर ये, तो क्या करेंगे, पहली स्टेप में एक बार K1 को क्लोज कर देंगे और K2 को ओपन रखेंगे, तो ये वाला सर्किट एक्टिव हो गया, और ये लेंथ नाप लेंगे, ये लेंथ आई मान लो L1, नल पॉइंट की जो लेंथ आई वो आई L1 लेंथ आई यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो फिर सेकंड स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू V0/L0 इंटू L1। फिर सेकंड स्टेप में K1 की खोल देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे। अब मान लो ये दूसरी जगह जाकर नल पॉइंट आया L2 पर जाकर आया, तो E2 इक्वल टू V0/L0 इंटू L2, बस डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। देखो कंपैरिजन हो गया, EMF का कंपैरिजन हो गया, समझ गए। चलिए भाई E1/E2 इक्वल टू L1/L2, वेरी गुड। तीसरा एप्लीकेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बैटरी का।
बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमको ये आर निकालना है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये निकालना है। तो उस सर्किट में क्या लेते हैं, एक नोन रेजिस्टेंस लेते हैं, कैपिटल आर पता है, की लगा दी यहाँ पर, ये दोनों ऐसे कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये रियोस्टेट, ये तो प्राइमरी बैटरी और ये रियोस्टेट, ठीक है। के ओपन करके नल पॉइंट नाप लेते हैं, पहले की ओपन रखते हैं। क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट स्टेप, की ओपन करके नल पॉइंट नाप लिया, L1 पे आया, फिर की को क्लोज कर दिया, फिर की को क्लोज कर दिया, मान लो नई जगह नल पॉइंट आया, तो नल पॉइंट जहां पर आया वो L2 हो गया वो, ठीक है ना। तो देखो जो आर होता है ना वो होता है, जो आर होता है वो होता है, ये नया वाला नल पॉइंट इधर कहीं आएगा, L2 जो है ना, ये L2 मान लो यहाँ पर आया, सपोज करो ये, ठीक है। तो L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर आ जाता है जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो, ठीक है। तो पहले की ओपन रखी, नल पॉइंट नाप लिया, ये L1 पुरानी जगह पर जो था, और फिर की क्लोज करके फिर नल पॉइंट नाप लिया। कैलकुलेशन हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि अपन R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन पोटेंशियोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो आपसे वाइवा में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि अगर ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको फेस करी तो आप उसको कैसे पकड़ोगे और कैसे सॉल्व करोगे। तो हम ये 3-4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, और ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डायरेक्टली आ सकते हैं। इनसे पता पड़ता है यार आपने प्रैक्टिकल एक्चुअली में करा ही नहीं करा है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं इसलिए, ठीक है। चलो तो देखो ये रियोस्टेट ले लिया हमने, ये प्राइमरी बैटरी, ये मामला पूरा पोटेंशियोमीटर का आ गया। अब कई क्या होता है, समटाइम्स ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर डायरेक्शन ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर चेंजेस सडनली, दैट इज वी आर नॉट एबल टू गेट नल पॉइंट। यार देखो हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था, यहाँ से पहले स्लाइडर को यहाँ से लाते हैं, फिर उसको यहाँ लगाते हैं, फिर उसको यहाँ लगाते हैं, फिर उसको घसीटते 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 यहाँ पर लाते रहते हैं। हम देखते हैं जो इसमें डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से, मान लो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है, इधर इस निडल का डिफ्लेक्शन कुछ इस वाले से आ रहा है। तो देखो यहाँ तक करा, इसको हम उल्टा डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, तो उल्टा डिफ्लेक्शन आया, उल्टा डिफ्लेक्शन आया, उल्टा डिफ्लेक्शन आया, और इस पॉइंट पे पार ऐसे लेके गए, डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आ गया, उल्टा डिफ्लेक्शन आ गया, उल्टा उल्टा एंड उल्टा, उल्टे से उल्टा जो डिफ्लेक्शन है, उल्टे से उल्टा डिफ्लेक्शन एकदम तुरंत ही आ गया, यहाँ तक उल्टा आ रहा था और यहाँ उल्टा आ गया तुरंत, नल डिफ्लेक्शन आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यार इसमें जो एबी वायर है ना, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है, तुरंत पोटेंशियल चेंज हो गया। नल पॉइंट कब आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो जाएगा। मान लो तुरंत इधर से इधर सरकाते पोटेंशियल एकदम से ज्यादा चेंज हो गया, तो नल पॉइंट आएगा नहीं, निडल उल्टी से उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है। अब इसका जुगाड़ क्या है, निवारण क्या है, तोड़ क्या है इसका, यार यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दो, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, जो वी नॉट जिसको बोल रहे हैं, नॉट लेंथ फिक्स ही है, वी नॉट जो है उसको कम कर दो। वी नॉट को कम कैसे करेंगे, अरे रियोस्टेट जो है, रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ा दो, ये ज्यादा पोटेंशियल खा जाएगा, इसके अक्रॉस ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा और इसके अक्रॉस कम ड्रॉप हो जाएगा, समझे। ड्यू टू हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट AB, so we need to reduce VAB, नोट बोल रहे हैं हम। This can be achieved by increasing RH, इस रियोस्टेट को बढ़ा दो और EP का मेजर पार्ट ये खा जाएगा और कम पार्ट यहाँ पर मिलेगा, मतलब ठीक है, समझ गए। हमें कम करनी है पोटेंशियल, बहुत बढ़िया। दूसरी प्रॉब्लम, another problem is opposite of previous problem, that is even on considerable displacement of slider null point is maintained in galvanometer। अभी पिछली प्रॉब्लम की उल्टी प्रॉब्लम है, यार नल पॉइंट आया, यहाँ सरका है, यहाँ भी नल पॉइंट आया, यहाँ सरका है, यहाँ भी नल पॉइंट है, यहाँ सरका है, यहाँ भी नल पॉइंट है, कई जगह नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब नीडल एकदम हल्की सी सरी होगी, हमें देखने पे लग रहा है नल पॉइंट ही आ रहा है वो। ये कैसे है, पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा हो ज्यादा, तो ये पिछली प्रॉब्लम की अपोजिट हो गई। अब जो ये वी नॉट है, जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वी नॉट बाई जो एल नॉट है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो बहुत कम ड्रॉप हो रहा है, बहुत कम ड्रॉप हो रहा है वो, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाओ पोटेंशियल ड्रॉप, बढ़ाओ, ताकि हमें उल्टे से उल्टा डिफ्लेक्शन तो मिले। दिस प्रॉब्लम इज ड्यू टू लो पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस AB व्हिच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय डिक्रीजिंग RH। इसको घटा दो, समझ अच्छे से। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं।
Sometimes on full displacement of slider we do not get null point. This may be due to E greater than VAB. हमने पूरा यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, अब हमको नल पॉइंट मिला ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते करते यहाँ तक कर दिया, मिला ही नहीं। तो यार ये कब हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, दो केसेस है, एक केस पढ़ रहे हैं, एक केस इसके बाद पढ़ेंगे। यार ये पहला कारण हो सकता है कि जब ये E की वैल्यू इस EP से ज़्यादा हो, जब ये VAB से ज़्यादा हो, जिसको हम V0 बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा हो। यार ये तो मान लो हो गई 50 वोल्ट की, और यहाँ पर ड्रॉप ही हो रहा है 40 वोल्ट का, मान लो। तो क्या ये 40 वोल्ट इसको कभी बैलेंस भी कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? पूरा 40 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है, नहीं कर पाएगा। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के दो तरीके हैं, रियोस्टेट घटा दो, मतलब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस घटा दो, यहाँ पर ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। या फिर रियोस्टेट पूरा भी मैनेज नहीं कर पा रहा हो तो EP की वैल्यू बढ़ा दो। दिस कैन बी रिजॉल्व्ड बाय डिक्रीजिंग RH और इंक्रीजिंग EP। इसको बढ़ा दो या इसको घटा दो, या दोनों काम कर लो। पहले तो हम इससे ट्राई करते हैं, बैटरी बार बार बदलना आसान काम नहीं होता, तो पहले रियोस्टेट रेजिस्टेंस घटाते 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 0 तक ले आओ। 0 तक भी नहीं आ रहा है तो फिर EP बढ़ानी पड़ेगी, समझ गए? चलिए, we don't get null point even on full displacement slider in case of connecting E. इसको कनेक्टिंग करने पर नल पॉइंट नहीं मिलता। इन केस ऑफ कनेक्टिंग E बैटरी विद अपोजिट टर्मिनल, अगर इसको अपोजिट टर्मिनल के साथ में ऐसे कनेक्ट कर दिया ना, अगर अपन ने गलती हो गई हमसे मान लो, और हमने ये पॉजिटिव के बदले ये नेगेटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो हमें कभी भी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अब इधर की जो बैटरी है, ये बैटरी तो ऐसी हो गई। अब ये बैटरी तो एक दूसरे को काट नहीं रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो हमें कभी भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, समझ गए? तो सर इसको पकड़ते कैसे? दिस केस इज आइडेंटिफाइड व्हेन वी आर गेटिंग अपोजिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एज एक्सपेक्टेड इनिशियली। ये पता है कैसे पकड़ाई में आती है? हमने यहाँ कनेक्ट करा सबसे पहले ये तार को, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो इस हिसाब से थी कि यार करंट हमें यूं मिलेगा, करंट यूं फ्लो होते हुए मिलेगा, लेकिन हमने तो उल्टा कनेक्ट कर दिया। तो करंट अगर हमको उल्टी डायरेक्शन में मिल जाए, मतलब समझ लेना कि हमने बैटरी को उल्टा कनेक्ट करा है, इसको सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा, तब फिर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो पोटेंशियोमीटर की देखो हमने वर्किंग देख ली, एप्लीकेशंस देख ली और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख ली। अब अपन पोस्ट ऑफिस बॉक्स रिवाइज करते हैं फटाफट से। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये पता है अंग्रेजों के जमाने में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट था ये। इससे जो है ना ये पता कर लेते थे कि कोई भी तार जो है, जो ये लोग कम्युनिकेशन में काम में लेते थे ना अंग्रेज लोग, यार ये कहाँ से टूटा हुआ है ये तार, ये वैसे पता कर लेते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां इसके लिए तो, ठीक है ना। अब देखो तो इसमें क्या होता है, एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। इससे हम ये रेजिस्टेंस X निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ये सर्किट डायग्राम इसका ऐसे बनाएं, तो ये ABC पॉइंट हो गया, ये पॉइंट अंदर ही अंदर A से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी A हो गया, और ये पॉइंट B से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट भी B हो गया। तो देखिए AB के बीच में R1 कनेक्टेड है, ये सब रेजिस्टेंसेज है ये, ठीक है ना। यहाँ की हटाते जाते हैं, रेजिस्टेंसेज आते जाते हैं, ठीक है ना। तो AB R1, BC R2, CD X और AD R। हम हमारी मर्जी जो सेट कर सकते हैं, हमें X फाइंड आउट करना है। पता है इसका प्रिंसिपल बहुत जबरदस्त होता है। मान लो मैं आपसे बोलूं एक इंटीजर सोचो, आप अपने मन में इंटीजर सोचो, और मैं सिर्फ आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता हूं जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, और मुझे वो पता करना है कि आपने कौन सा इंटीजर सोचा है मन में। मानो मैं फिर आपसे कैसे सवाल पूछूंगा, मैं कैसे पूछ सकता हूं क्या वो इंटीजर 0 है, क्या वो इंटीजर 1 है, क्या वो इंटीजर 2 है, क्या वो इंटीजर 3 है। ऐसे तो मेरे को बहुत सारे सवाल पूछने पड़ जाएंगे आपसे, तो मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपसे सवाल पूछता हूं। क्या वो इंटीजर 0 से बड़ा है? यस, आपने बोला यस। क्या वो इंटीजर 100 से बड़ा है? आपने बोला यस। क्या वो इंटीजर 200 से बड़ा है? मान लो आपने बोला नो, मतलब वो इंटीजर 100 से 200 के बीच में है। तो मैंने ये तो पकड़ लिया कि भाई 100 से 200 के बीच में है। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा, क्या वो इंटीजर 100 से बड़ा है? ठीक है, आपने बोल दिया यस। क्या वो इंटीजर 110 से बड़ा है? आपने बोल दिया यस। अब मैंने पूछा क्या वो इंटीजर 120 से बड़ा है? आपने बोल दिया नो।
मतलब कि आपके यस और नो के बीच में वो इंटीजर छुपा हुआ है 110 और 120 के बीच में है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या वो इंटीजर 110 से बड़ा है? आपने बोला यस। 111 से बड़ा है? यस। 112 से बड़ा है? नो। फिर मैं पूछ लूंगा क्या वो इंटीजर 112 है? यस। तो वो इंटीजर 112 निकला। तो इस तरीके से ही हाँ ना के जवाब से हम ये x पता कर सकते हैं। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जब बैलेंस होगा तो क्या कंडीशन होगी? R1 बाई आर इज इक्वल टू R2 बाई एक्स। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, x को इधर ले आएंगे, R1 को नीचे भेज देंगे, R1 को नीचे भेज दिया और R को इधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू हो गई R2 बाई R1 इंटू R। ये R2 और R1 रेशियो आर्म्स कहलाती है। देखिए इनका रेशियो है, ये जब बराबर होंगे जब यहाँ नल पॉइंट आएगा। अगर x मान लो बड़ा हुआ इस नंबर से तो एक उल्टा डिफ्लेक्शन आएगा, या मान लो उल्टा डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर x छोटा हुआ तो उल्टा डिफ्लेक्शन आएगा। मानो x छोटा हुआ तो डिफ्लेक्शन आएगा और x बड़ा हुआ तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, अपोजिट आएगा। ये हमको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी। तो पता है अभी x हम कैसे पता करेंगे? देखो वही हाँ ना में जब आप पूछते हैं R2 बाई R1, R की वैल्यू और ये रेंज, मान लो ये जो है हमने R2 बाई R1 1000:1 रखा। देखो x की वैल्यू है R2 बाई R1 इंटू R आने वाली है इसकी वैल्यू। ये मान लो उल्टा डिफ्लेक्शन की वैल्यू है और ये मान लो पुल्टा डिफ्लेक्शन की वैल्यू है। 1 2 3 4 जब तक हमने रखा तब तक उल्टा डिफ्लेक्शन आया, 5 रखने पर पुल्टा आया, उल्टे से पुल्टा, और ये 1000 है ये रेशियो। तो 4000 से 5000 के बीच में है x रेजिस्टेंस, मतलब x जो है वो 4000 से 5000 के बीच में है। चलिए ये तो मिल गया, 1000 की डिजिट तो मिल गई। अब 100 की डिजिट रखते हैं तो इसको 100:1 कर लेंगे। अब यहां पर मान लो 42 से 43 के बीच में आया, मतलब 42 100 से 43 के 100 के बीच में है। 42 तक उल्टा आया और 43 पे पुल्टा आ गया, मतलब 42 100 से 43 100 के बीच में। इसी तरह से 10 डिजिट निकाला, ये आ गया, 1 डिजिट निकाला, इन दोनों के बीच में आ गया। अभी इसमें तो डेसिमल तक भी जा सकते हैं, इसको 1/10 ले लो, इनका रेशियो 1/10 ले लो। मान लो नल पॉइंट आ गया 42263 पर, तो बस इसकी वैल्यू हो जाएगी 4226.3 ओम। इस तरह से पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अपन अननोन रेजिस्टेंस डेसिमल तक भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए हमने किस तरह से फटाफट से मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये तीनों मेन इंस्ट्रूमेंट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल फिजिक्स में भी काम आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं, ये हमने कर लिए हैं। इसी के साथ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, फुली रिवाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो ये शेयर करना है यार, वो लोग भी रिवाइज कर पाएंगे ना, और लाइक भी करना है। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर कीजिए खूब, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ऑल द बेस्ट।